नमस्कार सभी एलएलबी भाग 1 सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज का अध्ययन का विषय है भारतीय दंड संहिता 1860, जिसके अंतर्गत अपन आज अध्ययन करेंगे सामान्य परिचय, इंडियन पेनल कोड, जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, अपराध के आवश्यक तत्व। सबसे पहले इसमें मानव शरीर, दूसरा दूषित मन, तीसरा कार्य और चौथा क्षति। सबसे पहले अपन मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी को देखेंगे। किसी भी अपराध को कारित करने के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो मानव शरीर की होती है या व्यक्ति की होती है। केवल मानव शरीर के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा ही अपराध किया जा सकता है। दूसरे बिंदु पर आएंगे जो कि है दूषित मन, मेंस रिया। किसी भी अपराध को करने के लिए जो मुख्य वस्तु होती है वो होती है दूषित मन। बिना दूषित मन या बिना दूषित मन के या आशय के साथ कोई भी अपराध को नहीं किया जा सकता। तीसरा, उस दूषित मन के अग्रसर होते हुए कार्य का होना आवश्यक है। और चौथा है क्षति। मेंस रिया, एक्टस रिया से अग्रसर होते हुए व्यक्ति को क्षति होना चाहिए। क्षति 4 प्रकार की हो सकती है: मन, संपत्ति, शरीर और ख्याति की, माइंड, प्रॉपर्टी, बॉडी और रेप्यूटेशन की। ये 4 आवश्यक तत्व है जिससे अपराध को सिद्ध किया जा सकता है या अपराध के लिए ये आवश्यक होते हैं। एक्टस नॉन फैसिट रिह्यूम मेंसिट रिया, यह एक लैटिन मैक्सिम है जिसका अर्थ होता है कोई भी अपराध अपने में अपराध नहीं होगा जब तक कि वह दूषित मन से ना किया गया हो। किसी भी अपराध को सिद्ध करने के लिए दूषित मन को स्पष्ट करना सबसे अनिवार्य होता है। केवल दूषित मन को ही परिभाषित करने से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है। अगला अपना पॉइंट है अपराध के चरण या स्टेजेस ऑफ क्राइम। कौन कौन से स्टेजेस है जिससे एक अपराध प्रारंभ होता है और अंत होता है। सबसे पहला जो है आशय। आशय के विषय में हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में देखे थे। आशय के अंतर्गत 2 चीज़ें आते हैं। पहला जो है आपका मेंस रिया या दूषित मन। अगर किसी भी अपराध को करने के लिए अगर दूषित मन के साथ किया गया हो यह जानते हुए कि उसके परिणाम क्या होंगे, तो यह आशय कहलाता है और यह सबसे पहला चरण है अपराध का। आशय से ही अपराध का प्रारंभ होता है। दूसरा चरण होता है तैयारी या प्रिपरेशन। इस पे व्यक्ति अपने अपराध को कारित करने के लिए उसकी तैयारी करता है या आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता है। तीसरा है प्रयत्न, जहाँ पे आशय और प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हुए, आशय और तैयारी को कंप्लीट करते हुए वह क्या करता है, प्रयत्न करता है अपराध को करने के लिए। और चौथा है पूर्णता या कंप्लीटमेंट, जहाँ पे अपराध कंप्लीट हो जाता है और वह अपराध कारित हो जाता है। इसके लिए उदाहरण पर देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक को लूटने के लिए विचार करता है या सोचता है या दूषित मन के साथ आशय रखता है, यह प्रथम चरण होगा अपराध का। दूसरे चरण में व्यक्ति बैंक को लूटने के लिए आवश्यक वस्तु की सामग्री करता है, जैसे रस्सी, बंदूक, पिस्तौल, बैग इत्यादि वस्तुओं का वो संकलन करता है चोरी करने के लिए। तीसरे में ये सारा चीज़ से अग्रसर होते हुए वह क्या करता है, बैंक तक पहुंच जाता है। और चौथे में वह बैंक के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ से रुपए निकाल लेता है। तो ये है आपके स्टेजेस ऑफ क्राइम। जो पहला जो स्टेज है इंटेंशन, इंटेंशन किसी भी प्रकार से अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। स्टेज 2 जो कि प्रयत्न है और स्टेज 3 जो अटेम्प्ट है, यहाँ से आपको किसी भी अपराध के लिए अगर आपने तैयारी की है या प्रयत्न की है उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है।
अब अपन देखेंगे सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ के बारे में। जो आपका आईपीसी है वह एक मूल कानून है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का काम यह होता है कि वह किसी भी अपराध को परिभाषित करता है और उसके दंड के विषय में प्रावधानित करता है। जो आपका आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, उसमें आप सारे अपराधों के विषय में आप देखोगे और उनके दंड के प्रावधानों के बारे में कि उसमें कितने दंड मिलने हैं वो देखेंगे। उसी प्रकार प्रोसीजरल लॉ में आप सीआरपीसी का अध्ययन करते हो, जहाँ पे उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया जाता है कि आप कोई भी व्यक्ति अगर अपराध किया है तो उसको दंड कौन देगा, कौन सी न्यायालय देगी और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। ये मूलतः आपकी सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस है, और जो आप अध्ययन करेंगे आईपीसी वो एक सब्सटेंटिव लॉ है। धन्यवाद।